नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी। न्यूज़ 18 भी आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। पीएम मोदी ने भी अपील की है कि जब तक वैक्सीन नहीं लग रही है, मास्क ही कोरोना से लड़ाई में एक हथियार है। और इसीलिए नेताओं से भी अपील है कि वो सभी अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी बम के बाद महाअघाड़ी और बीजेपी के बीच सियासी जंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। खबर आ रही है कि अनिल देशमुख पर लगाए गए परमबीर सिंह के आरोपों की जांच रिटायर्ड जज की कमेटी से कराई जा सकती है। और इस बीच आज परमबीर सिंह बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा। तो जहां एक तरफ रिटायर्ड जज से क्या अब इसकी जांच होगी, एक बड़ा सवाल। साथ ही साथ परमबीर सिंह जिस तरीके से कल ही बकायदा उनकी जो याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से इनकार किया और ये कहा कि ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट आप लेकर जाइए और वहां पर अपनी याचिका दायर कीजिए, जिसके बाद वहां पर सुनवाई हो। तो फिलहाल जो अभी सियासी जंग महाराष्ट्र में छिड़ी हुई है वो वैसी ही दिख रही है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। इसी के साथ साथ बीजेपी जो है वो भी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, पूरी हमलावर है। और उससे बचने के क्या तरीके महाराष्ट्र सरकार के पास है वो देखना होगा। जहां एक तरफ इस्तीफे की मांग हो रही थी, वहीं सरकार की तरफ से साफ किया गया कि अभी कोई इस्तीफा नहीं होने वाला है। लेकिन बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है और देखना होगा कि आखिरकार क्या नतीजा निकलता है। तो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच रिटायर्ड जज की कमेटी से करा सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि इस जांच का ऐलान आज किया जा सकता है। और इससे पहले कल मुख्यमंत्री की दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक हुई और इस बैठक में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने ऊपर लगे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। इस बीच खबर यह है कि महाविकास अघाड़ी के नेता राज्यपाल के सचिव से मुलाकात कर सकते हैं। राज्यपाल 27 मार्च तक महाराष्ट्र से बाहर हैं, इसलिए सचिव से मुलाकात कर महाविकास अघाड़ी के नेता अपना पक्ष राजभवन को देंगे। गवर्नर को भी हम सब बात से अवगत कराएंगे और सरकार की तरफ से जो भी है उसकी प्रेस नोट जारी की जाए। कुछ खास सहयोगी साथ है। विवेक गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से मौजूद हैं और अभिषेक पांडे बीजेपी दफ्तर मुंबई से हमारे साथ लाइव हैं। जल्दी से पहले विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, जिस तरीके से देखिए अब उच्च स्तरीय जांच की बात हो रही है, लेकिन ये जांच निष्पक्ष कैसे होगी, सवाल तो ये है क्योंकि अनिल देशमुख तो अभी भी पद पर है। बिल्कुल सही अर्पिता, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर जांच की मांग अनिल देशमुख खुद कर रहे हैं और अपनी ही सरकार से कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी पूरी जांच करनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी साफ होना चाहिए और रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जांच और किसी से मांग नहीं कर रहे, ना वो विपक्ष से मांग कर रहे हैं, ना सेंट्रल एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं अपनी ही सरकार से और अपने ही पद पर, गृह मंत्री के पद पर रहकर ये पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कोई गृह मंत्री अपने पद पर है और अपने ही ऊपर वो जांच की मांग कर रहा है, तो और उसी की सरकार, जो सरकार महाराष्ट्र में है, उन्हीं की सरकार उन पर जांच करेगी। तो समझ लीजिए कि जांच की जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी रह जाएगी। हाँ, अगर अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं ये जांच करते कि इसकी जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लग रहा है वसूली का, इसकी जांच सेंट्रल एजेंसी सीबीआई या फिर दूसरी एजेंसी करे तो बात समझ में आती है कि जो जांच होगी वो निष्पक्ष होगी और ट्रांसपेरेंट होगी। लेकिन खुद की जांच वो खुद करने बोल रहे हैं और अपनी सरकार से बोल रहे हैं, चाहे वो रिटायर्ड जज से करने बोले या फिर किसी और से। लेकिन जो उसकी जो रिपोर्ट होगी वो महाराष्ट्र सरकार के पास ही आएगी, ना ही कोई सेंट्रल एजेंसी के पास। तो अपने आप में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर ये जांच होती भी है, जांच कंप्लीट भी होती है, रिपोर्ट भी आती है, तो रिपोर्ट में निष्पक्षता कितनी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है और इसीलिए लगातार सवाल बीजेपी भी उठाती रह रही है कि आखिरकार जब गृह मंत्री वही रहने वाले हैं तो होगा कैसे निष्पक्ष जांच, इसकी कैसे होगी। वहीं मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पार मचे सियासी संग्राम के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खुद को जांच के लिए तैयार बताया है। उन्होंने 21 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी साझा की, जिसमें उन्होंने परमबीर सिंह के आरोपों की जांच करवाने की मांग की थी। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए सीएम को भेजी गई चिट्ठी साझा करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री इस मामले की जांच का आदेश देते हैं तो वो उसका स्वागत करेंगे।
परमवीर सिंह के लगाए आरोपों की जांच के लिए खुद को तैयार बताते हुए अनिल देशमुख ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया और ट्वीट करके लिखा कि परमवीर सिंह द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोपों की जांच करवाकर दूध का दूध, पानी का पानी करने की मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से की थी। अगर वो जांच के आदेश देते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा। और अभिषेक, अब सवाल तो और उठेंगे क्योंकि अनिल देशमुख भले ये कह रहे हैं कि आप जांच कर लीजिए, लेकिन आप रिटायर्ड जज से जांच करवाने की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे होगी, ये सवाल तो बना ही हुआ है। साथ ही साथ क्या सारे दल यानी तीनों दल शिवसेना, एनसीपी, ये क्या इस बात पर सहमत हैं कि अनिल देशमुख रहे पद पर, या जो रिसफल होने वाला है उसमें अनिल देशमुख को बदला जा सकता है? इस बाबत कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, सरकार ने कल 2 महत्वपूर्ण भूमिकाएं ली हैं इस पूरे मामले में। रात में हुई बैठक में सरकार ने 2 महत्वपूर्ण भूमिकाएं इसलिए ली हैं। पहली भूमिका ये है कि जो बीजेपी लगातार एक आरोप लगा रही है कि टेप रिकॉर्डिंग जो हुई है, जो फोन रिकॉर्डिंग हुई है, उसमें कहीं न कहीं बहुत सारे मंत्रियों के नाम हैं और इसलिए सरकार उसको रिवील नहीं कर रही है। दूसरी, बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि अनिल देशमुख की जांच क्यों नहीं हो रही है। सरकार ने 2 महत्वपूर्ण भूमिकाएं ली है। पहली भूमिका ली है कि वो इस टेप रिकॉर्डिंग के मामले में, इस कॉल रिकॉर्डिंग के मामले में कहीं न कहीं अब सीताराम कुंटे जो इस समय मुख्य सचिव है महाराष्ट्र के, वो तत्कालीन गृह सचिव थे और उनके ही आदेश के बाद इस तरीके की फोन रिकॉर्डिंग की जा सकती है। आज उनको अपनी तरफ से पक्ष रखने के लिए बोल सकते हैं क्योंकि उसमें तमाम सारी सरकार मानती लूप होल्स थे जिसका रश्मि शुक्ला ने फायदा उठाया। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है, सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है जांच का, इसलिए सरकार की कोशिश है कि हाईकोर्ट से कोई सामने आए मामला और हाईकोर्ट डायरेक्शन दे किसी जांच का, उसके ठीक पहले हाईकोर्ट के चीफ रिटायर्ड जस्टिस या फिर कुछ ऐसे लेवल पे जांच कराई जाए ताकि हाईकोर्ट को ये बताया जाए कि इस मामले में जांच शुरू हो गई है और सरकार निष्पक्षता चाहती है। यानी कहीं न कहीं सरकार की कोशिश है कि बीजेपी हो या फिर हाईकोर्ट की तरफ से मिलने वाले डायरेक्शन के ठीक पहले सरकार अपनी तरीके से पूरा पुख्ता इंतजाम करना चाहती है। एक महत्वपूर्ण चीज और है कि आज कल जिस तरीके से बीजेपी के लोग गए थे राज्यपाल से मिलने के लिए, आज सरकार के लोग राज्यपाल से मिलने के लिए जाने वाले हैं। उन्होंने समय भी मांगा, हालांकि राज्यपाल 27 तक वो बाहर हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वो राज्यपाल के सेक्रेटरी को पत्र दे सकते हैं और अपनी भूमिका स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस्तीफे की बात हो तो फिलहाल सरकार में शामिल मैक्सिमम मंत्री ये कह रहे हैं कि अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं होना चाहिए जब तक कि जांच में कुछ स्पष्ट और ठोस सबूत सामने न आए, क्योंकि इस तरीके से अधिकारी बिल्कुल। और देखिए, जहां एक तरफ जब तक स्पष्ट कुछ साफ ना आए तब तक इस पर जांच ना हो, जहां पर ये भी 2 धड़े में बटे हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में जो दल है, जो उनके नेता, वहीं दूसरी तरफ नजर इस बात पर भी है कि बॉम्बे हाईकोर्ट अगर जाते हैं परमवीर सिंह तो वहां से क्या कहा जाता है उस पर भी नजर होगी और उसके बाद ही कोई एक्शन महाराष्ट्र सरकार ले सकती है। महाराष्ट्र की सियासत में वसूली कांड और ट्रांसफर रैकेट पर मचे घमासान के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली में अपने निवास पर महाराष्ट्र के सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के सांसद तो पहुंचे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर बीजेपी के ज्यादातर सांसदों ने इससे दूरी बनाना ही ठीक समझा। हालांकि बीजेपी सांसद राव साहेब दानवे और गिरीश बापट इस पार्टी में शामिल हुए। शरद पवार, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल समेत कई सांसद इस पार्टी में पहुंचे। बताया गया संजय राउत ने अपनी बेटी की सगाई पर यह पार्टी रखी थी। इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी की सरकार पर हमला बोला। सुधीर मुनगंटीवार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रही। कांग्रेस की ओर से इस गंभीर प्रकरण के बारे में अगर जांच की वो मांग कर रहे, इस गंभीर बात के लिए वो चर्चा कर रहे हैं तो स्वागत है। महामहिम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने ये कहा कि बात तो बड़ी गंभीर है, बहुत ज्यादा ये बात सीरियस है, मगर इसलिए आपको हाईकोर्ट में जाना होगा, वहां पे बाजू रखनी होगी। और विवेक, ये डिनर पार्टी बुलाई गई, उसमें देखिए बीजेपी ने किनारा कर लिया, जो दिखाता है कि बीजेपी इसे किस तरीके से बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। लेकिन यहां भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस किस तरीके से सोच रही है इसको लेकर, वो भी अभी बहुत हद तक साफ नहीं है।
देखिए अर्पिता, आपको बताना चाहेंगे कि जो शिवसेना सांसद संजय राउत ने जो दिल्ली के अपने सरकारी आवास पे जो डिनर रखा था वो उनका एक प्राइवेट फंक्शन था और उन्होंने सभी सांसदों को बुलाया था, महाराष्ट्र के जितने सांसद हैं सबको बुलाया था। लेकिन बीजेपी के अधिकतर सांसदों ने दूरी बनाए रखी क्योंकि इतना ज्यादा महाराष्ट्र की राजनीति में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है और हर एक समय, हर एक आधे घंटे में, 1 घंटे में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और एक सरकार बीजेपी और शिवसेना जो महाविकास अघाड़ी सरकार में है वो दोनों पर बड़े एलिगेशन लगा रही है। कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, दोनों सरकार एक दूसरे पर, जो बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे पर बड़े आरोप लगा रही है। इसलिए बीजेपी के नेताओं ने ये सही समझा कि इस स्थिति में जो महाराष्ट्र के जो बीजेपी के नेता हैं वो संजय राउत के निवास स्थान पर जो उनकी प्राइवेट पार्टी थी उसमें उन्होंने दूरी बनाए रखी। लेकिन अर्पिता, एक बड़ा डेवलपमेंट सामने अभी आ रहा है कि जो अभी जो खबरें आ रही हैं हमारे पास, उसके मुताबिक जो फोन टेपिंग का मामला है वो मामला अब काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा जो CS है सीताराम कुंटे, उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी थी कि क्या जब रश्मि शुक्ला मुंबई में महाराष्ट्र में पोस्टेड थी तो उन्होंने इलीगल तरीके से उन्हीं के मंत्रियों की फोन टैपिंग की थी या नहीं। तो ये जानकारी और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि जो CS चीफ सेक्रेटरी है महाराष्ट्र सरकार के, वो अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र के CM को देने वाले हैं। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि रश्मि शुक्ला ने फोन टैपिंग की इजाजत तो ली थी, लेकिन इजाजत ये आतंकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने की थी। उसी की आड़ में रश्मि शुक्ला ने कुछ मंत्रियों के फोन रिकॉर्ड किए, ये आरोप महाराष्ट्र सरकार लगा रही है। उसको लेकर सीताराम कुंटे अपनी पूरी डिटेल रिपोर्ट आज महाराष्ट्र। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है फोन टैपिंग पर। ये बड़ी खबर इजाजत लेने की बात सामने आई है। जिस तरीके से विवेक भी जानकारी दे रहे हैं, IPS शुक्ला ने दरअसल इसकी इजाजत ली थी, लेकिन वो आतंकियों के लिए ली थी कि आतंकी जो यहाँ पर घटना करना चाह रहे हैं उनके फोन टैपिंग की इजाजत उन्होंने मांगी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, फोन टैपिंग पर बड़ी खबर, इजाजत लेने की बात अब सामने आ रही है और IPS शुक्ला ने इसकी बाकायदा इजाजत ली थी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आतंकवादियों के फोन टैप करने की इजाजत मांगी गई थी और उसी की आड़ में किया गया। विवेक हमारे साथ लगातार मौजूद है। विवेक, बिल्कुल सी अर्पिता, देखिए ये जो खबर आ रही है कि आज जो सीताराम कुंटे चीफ सेक्रेटरी हैं वो अपनी डिटेल रिपोर्ट पूरी अब महाराष्ट्र के CM को देने वाले हैं। क्योंकि जिस समय फोन टेपिंग की बात हुई थी पिछले साल, उस समय सीताराम कुंटे ही ACS होम थे, उन्होंने ही परमिशन दी थी। और अब ये सामने आ रहा है कि रश्मि शुक्ला को बाकायदा जो IPS अधिकारी हैं और स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की वो हेड थी, उन्होंने बाकायदा इजाजत मांगी थी फोन टेपिंग करने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के अब सरकार के जो नेताएं हैं, नेताओं ने आरोप लगाया है कि रश्मि शुक्ला को जो इजाजत मिली थी वो आतंकी गतिविधियों को डिटेल और उनको पकड़ने के लिए इजाजत दी गई थी। लेकिन उसकी आड़ में रश्मि शुक्ला ने मंत्रियों के फोन डिटेल रिकॉर्ड किए हैं और उसकी जानकारी विपक्ष की पार्टी को दी है। तो ये बड़ा आरोप महाराष्ट्र सरकार के जो नेता हैं वो लगा रहे हैं। अब जो पूरी रिपोर्ट सीताराम कुंटे आज CM को देने वाले हैं, डिटेल रिपोर्ट देने वाले हैं, उस रिपोर्ट में पूरी जानकारी अब CM के सामने रखी जाएगी कि आखिरकार ये फोन टेपिंग का जो मामला है वो क्या है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के जो बड़े नेता हैं वो काफी बड़ा आरोप लगा रहे हैं एक IPS रश्मि शुक्ला के ऊपर, जो फिलहाल डेपुटेशन पे हैं और दिल्ली में ADG लेवल पर है CRPF में। तो अपने आप में देखिए, पहले ये IPS मामला परमवीर सिंह से जुड़ा हुआ था, उन्होंने आरोप लगाया सरकार पर। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, अब सरकार आरोप लगा रही है अपने ही महाराष्ट्र कैडर के एक महिला IPS अधिकारी के ऊपर कि उन्होंने फोन टेपिंग की परमिशन ली, आतंकियों को डिटेल निकालने की फोन टेपिंग की परमिशन ली। लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने अपने ही सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार के कुछ मंत्रियों के फोन टैप किए। अब मामला यहाँ पे देखिए दो तरफा हो गया है। पहले IPS अधिकारी परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के यानी महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया है। अब महाराष्ट्र सरकार खुद अपने ही महाराष्ट्र कैडर के IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला पर गलत तरीके से, इलीगल तरीके से फोन टेपिंग का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर पल पल की जानकारी विवेक मैं आपसे लेती रहूंगी। रहिए जरा साथ आप। महाराष्ट्र की सियासत में एक और चिट्ठी से खलबली मच गई है जिसका असर एक दिन पहले हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में दिखाई दिया। न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों ने रश्मि शुक्ला के फोन टैपिंग के मुद्दे पर नाराजगी जताई। बैठक में शामिल कई मंत्रियों ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। खबर ये कि बैठक में महाराष्ट्र सरकार के सरकारी वकील के साथ इस पर भी राय ली गई कि परमवीर सिंह और रश्मि शुक्ला का क्या कानूनी उन पर कार्रवाई हो सकती है। विपक्ष परमवीर सिंह और रश्मि शुक्ला की चिट्ठी पर लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। तो एक जो चिट्ठी रश्मि शुक्ला ने लिखी थी उसको लेकर
एक अलग विवाद यहां चला है, लेकिन यहां पर सरकार की तरफ से ये जो बात सामने आ रही है कि फोन टैपिंग जो है उसकी इजाजत मिली थी, लेकिन वो दूसरे मामले में मिली थी, यानी कोई आतंकियों की धरपकड़ के लिए उनके फोन टैपिंग की इजाजत रश्मि शुक्ला को दी गई थी, लेकिन उसका फायदा उन्होंने नाजायज फायदा उठाया और मंत्रियों के फोन टैप किए। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, यानी देखिए अब सरकार जो है वो सीधे सीधे निशाने पर रश्मि शुक्ला को ले रही है कि इनको इजाजत तो मिली थी, लेकिन आतंकवादियों के फोन टैप करने के लिए मिली थी, लेकिन इन्होंने मंत्रियों के फोन टैप कर लिए। बिल्कुल, सरकार की तरफ से जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और खासकर कैबिनेट मीटिंग के दौरान तमाम सीनियर मंत्रियों ने ये कहा है कि आखिर काम कैसे महाराष्ट्र में किया जाए। अगर आईपीएस अधिकारी मंत्रियों के फोन टैप करते फिरेंगे तो आगे काम कैसे हो सकता है, और इस बात को लेकर के करीब 4 से 5 मंत्री वो पहले सीएम के घर पर पहुंचे वर्षा निवास स्थान पर, उसके बाद और कुछ मंत्री वहां पहुंचे और सभी ने एक सुर में ये कहा कि रश्मि शुक्ला पर हो या परमवीर पे हो, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कोई आईपीएस सरकार को एक ब्लैकमेलिंग के धंधे में ला सकता है, ब्लैकमेल करके अपना काम करवा सकता है, और ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए। जिसको लेकर के आज मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है सीताराम कुंटे से कि आखिर इस पूरे मामले में क्या हुआ है। उस रिपोर्ट को देने के बाद सीताराम कुंटे अपनी भूमिका भी स्पष्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से इस फोन टैपिंग की जो परमिशन ली गई है वो किस मामले में ली गई थी और क्या किया गया है, और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि जो दाग उनके ऊपर पड़ रहे हैं वो दाग धुले जाए और किसी दूसरे के ऊपर डाले जाए। और हालांकि बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि इस मामले में वो सीबीआई जांच की मांग चाहती है, क्योंकि राज्य सरकार अगर कोई जांच करती है तो राज्य सरकार से वो इन्फ्लुएंस पे रहेगा और ऐसे में जांच निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। इसलिए बीजेपी अनिल देशमुख का इस्तीफा और एक निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग करने के लिए खुद देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए और उन्होंने गृह सचिव से इस पूरे मामले की बात की। यानी साफ है कि इस पूरे मामले में सियासत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन आज हो सकता है कि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में एक जांच की घोषणा कर दें और साथ ही रश्मि शुक्ला के ऊपर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के बिल्कुल। और देखिए रश्मि शुक्ला पर अब ये आरोप लग रहे हैं कि उनको इजाजत दरअसल दी गई थी फोन टैपिंग की, लेकिन वो दूसरे मामले में दी गई थी, आतंकवादियों के फोन टैप करने के लिए दी गई थी, लेकिन उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया और नेताओं के ही फोन टैप कर लिया। आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस ने भी बाकायदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें रश्मि शुक्ला का नाम भी लिया था, उनकी चिट्ठी का जिक्र भी किया था कि किस तरीके से ये तबादले को लेकर खेल चल रहा है, उस पर उन्होंने कार्रवाई करने की रश्मि शुक्ला ने मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई उस वक्त नहीं हुई थी। परमवीर सिंह की चिट्ठी पर जहां एक तरफ घमासान मचा हुआ है, वहीं रश्मि शुक्ला की चिट्ठी पर भी घमासान मचा हुआ है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि ये फोन टैपिंग रश्मि शुक्ला ने जो कराई वो आतंकवादियों के लिए उनको इजाजत मिली थी, लेकिन उन्होंने नेताओं के फोन टैप कराए। और अब बात कोरोना की। ये खबर उनके लिए जिनको लग रहा है कि कोरोना देश से खत्म हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 53,476 जी हां 53,476 नए मामले सामने आए हैं और 251 मरीजों की मौत हुई है। 5 महीनों बाद देश में एक दिन में इतने मरीज मिले। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,17,00,000 के पार पहुंच गई है। इनमें से 1,60,60,692 लोगों को इस खतरनाक वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 3,95,192 तक पहुंच गई है और इससे पहले एक दिन पहले यानी कल 47,262 नए मामले सामने आए थे, जो ये दिखा रहे हैं कि लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। 5 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है, 251 लोगों की मौत हुई है और ऐसे में दूसरी लहर जो है कोरोना की वो शुरू हो चुकी है। लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं, लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोरोना कहां है।
कोरोना तो खत्म हो गया है। जरा ये आंकड़े देख लीजिए और आंकड़े देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लापरवाही की वजह से ये बढ़ेगा जरूर। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं हमारे। आशीष दीक्षित मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं, जनक दवे अहमदाबाद से हमारे साथ हैं, जयपुर से भवानी सिंह हमारे साथ हैं, इंदौर से अरुण त्रिवेदी हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले रुख आशीष का कर लेते हैं और मुंबई का हाल जान लेते हैं, क्योंकि वहां पर केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आशीष, किस तरीके की स्थिति मुंबई में है और लोग क्या जागरूक हो रहे हैं, जरा बताइए। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि मुंबई का अपने आप में आंकड़ा जो है वो काफ़ी चिंता बढ़ाने वाला है लोगों की। कल का 24 घंटे का अगर आंकड़ा देखा जाए मुंबई का, तो अकेले मुंबई शहर में करीब 5000 से ज़्यादा मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। हालांकि बीएमसी ये दावा कर रही है कि जांच चल रही है मरीजों की, और बीएमसी की तरफ से जो भी नियम है उनका पालन लोग कर रहे हैं। इस समय हम दादर परिसर में खड़े हैं, दादर स्टेशन का ये परिसर है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो शॉप्स है, यहाँ पर देखिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ रही हैं। हालांकि अगर लोगों से हम बात करेंगे तो लोगों का ये कहना है कि हम खा रहे हैं इसीलिए हमने मास्क नहीं लगाया, लेकिन आप देख सकते हैं भीड़ कितनी हो रही है। यहाँ पर बीएमसी की टीम मौजूद है और यहाँ पर एंटीजन टेस्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब बीएमसी के मार्शल्स लोगों को मास्क लगाने के लिए कहते हैं तो उल्टा मार्शल्स हंगामा खड़ा कर देते हैं। बीएमसी के कुछ अधिकारी हमारे साथ हैं, मैडम डॉक्टर अंकिता इनामदार जी मौजूद हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, इतने तेजी से कोरोना बढ़ रहा है मुंबई में? तो कोविड का प्रसार हमें फैलाव कम करना है। इसके लिए बूरो मुंबई महानगर पालिका की तरफ से यहाँ स्वैब टेस्टिंग का कैंप लगाया है। हम हॉकर्स, मार्केट प्लेसेस और होटल्स में जो काम करते हैं उन सब लोगों का प्रसार और फैलाव कम करने के लिए ये स्वैब टेस्टिंग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम पेशेंट को बाहर निकालेंगे, बाकी लोगों का इससे फ़ायदा हो जाएगा एंड प्रसार कम हो जाएगा। दावा ये किया जा रहा है बीएमसी की तरफ से कि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन आप लोगों की स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पर मास्क नहीं लगाए हैं, भीड़ हो रही है। देखिए स्टेशन, कैमरा पर्सन गणेश से कहूंगा कि ये जो स्टेशन ठीक है, चलिए जरा ये तस्वीरें तो देखिए हमने मुंबई की देख ली, जरा जयपुर की तस्वीरें भी देख लेते हैं। भवानी वहां से, भवानी। देखिए अर्पिता, राजस्थान के अंदर आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और उसकी वजह से आज से राजस्थान के अंदर कोई भी अगर दूसरे स्टेट से आता तो उसको राजस्थान के अंदर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे पहले की लानी होगी। इसीलिए जयपुर के रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर बता देते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात कर दी गई है और जो लोग भी ट्रेन से आ रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो पहले अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएं। अगर उनके पास रिपोर्ट नहीं है, आप देखिए कि किस तरीके से टीम लगातार उनसे पूछ रही है कि उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है या नहीं है। अगर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो हाथों हाथ सैंपल लिए जा रहे हैं। क्या, कहाँ से आए आप? नीमच से आए। क्या आप कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए हैं? जी नहीं, मेरे पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं। आज से आपको पता है कंपलसरी है राजस्थान के अंदर? सर मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। अब क्या करेंगे? जी अब यहाँ पे टेस्ट करवा रहे हैं। सैंपल देने होंगे आपको? हाँ सर, को लेकर। आप भी नहीं लाए? आप कहाँ से आए? रतलाम से। एक लाए रिपोर्ट लाए? नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है यहाँ पे राजस्थान में। राजस्थान में नहीं है, मैं जानकारी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। ऐसा आपको यदि या तो रेलवे में ट्रेन टिकट करते तो स्प्रेड करना चाहिए ऐसी इन्फॉर्मेशन, ना तो कोई स्प्रेड करिए आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन। मैं तो खुद आई एम फ्रॉम रेलवे। 5 दिन पहले राजस्थान सरकार ने ये जारी कर दी थी। 5 दिन पहले राजस्थान सरकार ने जारी की तो बताया था किसी को, किसी भी पोर्टल पे दिया था कि ऐसा है, आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। किसी ने दिया? बाय रोड तो सभी आ रहे हैं। मेरी वाइफ 2 दिन पहले बाय सरकार का नियम है कि आप रिपोर्ट नहीं लाए तो क्वारंटीन करेंगे आपको। आप कहाँ से आए? उज्जैन से। आप लाए कोरोना की नेगेटिव? कल जयपुर से उज्जैन गया था मैं। आप देखिए कि यहाँ पर लोग लाए नहीं। डॉक्टर नवीन है, स्वास्थ्य विभाग की टीम के इंचार्ज है। नवीन जी, क्या लोग ज्यादातर हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट तो नहीं ला रहे हैं? सर पता नहीं इनके पास क्यों सूचना नहीं पहुंची, जबकि राजस्थान सरकार 5 दिन से ऑलरेडी सूचना दे चुकी है कि 25 तारीख से हर किसी को नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट लेके आनी है। अब क्या करेंगे जो लोग नहीं ला रहे हैं? सर हम तो एक सुविधा दे रहे हैं कि ताकि आगे स्प्रेड ना हो ये कोरोना वायरस। हम लोग इन सब की टेस्टिंग कर रहे हैं जो लेके तो देखिए यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उनको इस बात की जानकारी ही नहीं थी, कुछ लोग टेस्ट की रिपोर्ट लेकर ही नहीं आए हैं। फिलहाल वहां पर जो प्रबंध है वो किए जा रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो जागरूक कम लग रहे हैं। वही महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है, जहां पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो 31,855 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 95 की कोरोना से मौत हुई है। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 25,64,000 के पार पहुंच गया है।
जहां अब तक महाराष्ट्र में कुल 53,684 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुंबई में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हो चुका है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार पहले से ज्यादा सजग हो गई है और अब मुंबई के सभी जो हवाई अड्डे हैं वहां पर लोगों के एंटीजन टेस्ट कराने शुरू हो गए हैं। मुंबई आने वाले हर यात्री का यहां एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। ये एंटीजन टेस्ट मुंबई के हर बस अड्डे पर किया जा रहा है। अभी मैंने अराउंड 60 to 70 लोगों का टेस्ट किया है, उसमें से 1 पॉजिटिव आया। कुछ लोग होते सपोर्ट करते, कुछ नहीं करते, तो वो लोग वापस रिटर्न चले जाते। डर के मारे वो लोग टेस्ट ही नहीं कराते। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती भी बढ़ा दी गई है। अब तक मास्क न पहनने पर 2 लाख से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस दौरान महाराष्ट्र में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का फाइन किया जा चुका है। तो देश में कोरोना वायरस संकट फिर से गहराता जा रहा है। कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट देश के 18 राज्यों में मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले कई गुना ज्यादा जानलेवा है। एक प्रेस नोट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शेयर किए गए कुल 10,700 से करीब पॉजिटिव जो सैंपल थे, अब तक कुल 771 कोरोना के नए वेरिएंट का इसमें पता चला है। और ये बता दें, डबल म्यूटेंट वेरिएंट से मतलब से एक शख्स का कोरोना वायरस के 2 अलग अलग वेरिएंट से संक्रमित होना है। इसे आसान शब्दों में कोरोना का डबल इन्फेक्शन कह सकते हैं। दुनिया में ऐसा पहला मामला ब्राजील में आया। ब्राजील में 2 मरीज एक ही साथ कोरोना वायरस के 2 अलग अलग वेरिएंट से संक्रमित पाए गए थे। रवि हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रवि, ये नया वेरिएंट जरा पहले इसके बारे में बताइए, किन किन राज्यों में ये ज्यादा फैल रहा है और ये कितना खतरनाक है? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि खास करके महाराष्ट्र और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट ने चिंता बढ़ाई है। और दूसरी बात ये है कि ये कितना ज्यादा जान के लिए खतरनाक है, ये इसका अभी पुख्ता जानकारी सरकार के पास या वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाई है। हाँ, ये इस बात को लेकर भी सरकार ने साफ किया है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं कई राज्यों में, उसका भी इससे सीधा संबंध नहीं है। लेकिन डबल म्यूटेंट वेरिएंट का मिलना एक बड़ी चिंता की बात है। कई राज्यों में मिला है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि साउथ अफ्रीकन, इसके अलावा ब्राजीलियन और इसके अलावा यूके का वेरिएंट मिलने के बाद दूसरा भी वेरिएंट का पाया जाना देश के कई हिस्सों में एक बड़ी चिंता की बात जरूर है सरकार के सामने। और तो देखिए, लेकिन रवि, इससे बचाव का तो यही तरीका है कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आप नजर बनाए रखिए। रवि, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां अब महाराष्ट्र से ट्रेन और फ्लाइट से आने वालों के लिए भी कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। इससे पहले सड़क के रास्ते महाराष्ट्र से गुजरात आने वाले लोगों के लिए ही NT-PCR टेस्ट कराना जरूरी था। जनक हमारे साथ मौजूद है। जनक, अब किस तरीके से, क्या लोगों को इसकी जानकारी है कि टेस्ट कराना होगा उनको? देखिए अर्पिता, कल परसों जब ये फैसला, इसका नोटिफिकेशन आया, तो जो सड़क रास्ते जो लोग आ रहे थे उनको काफ़ी दिक्कतें आई थी जब बिलार चेक पोस्ट पर उनको रोका गया, कि उन्हें जानकारी नहीं थी। जो सुबह चले हैं, रात को अगर नोटिफिकेशन आता है उसको सुबह इंप्लीमेंट किया जाता है, और जो शख्स सुबह से ही मुंबई या महाराष्ट्र से चला है गुजरात के लिए, उसे जाहिर सी बात है उसे अंदाज़ा नहीं होगा दूसरे राज्य के नोटिफिकेशन के, तो उसके चलते काफ़ी दिक्कतें लोगों को आई। फिर आज सरकार ने उसमें बदलाव भी किया कि अब न कि केवल सड़क के मार्ग, चूँकि ये दो बहुत काफ़ी डिस्क्रिपेंसी थी कि अगर सड़क मार्ग से कोई आ रहा है तो उसके लिए रिपोर्ट है, जबकि ट्रेन या फ्लाइट से कोई आ रहा है तो उसके लिए, तो सरकार ने उसमें सुधार किया कल और आज। चूँकि मैं अभी रेलवे स्टेशन पर हूँ और आपको बताऊंगा कि अभी थोड़ी ही देर में, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर AMC की जो टीम है वो अभी आ चुकी है, और जो भी मुंबई से तकरीबन 12:15 बजे जो ट्रेन आएगी उसमें जो भी शख्स होगा उसका RT-PCR चेक किया जाएगा, और अगर RT-PCR नहीं है उनके पास तो फ़ौरन उसी जगह पर उनका टेस्ट किया जाएगा। और
8 घंटे के भीतर जब RT-PCR का रिजल्ट आएगा उसके बाद उनको जानकारी भी दी जाएगी। तो ये तैयारी अभी अहमदाबाद नगर निगम की ओर से रेलवे के साथ मिलकर अभी हो रही है और रेलवे भी इसमें अब चुस्ती दिखाने जा रहा है, क्योंकि कल रात को ही सरकार में इसमें बदलाव करते हुए अब RT-PCR आवश्यक कर दिया है। बिल्कुल, और जरा आप रहिए साथ, हमारे साथ अरुण भी है इस वक्त हमारे सहयोगी इंदौर से, वहां का हाल भी जान लेते हैं। अरुण। बिल्कुल, देखिए इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, लेकिन यहाँ कोरोना को लेके हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 584 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और अगर संक्रमण की दर की बात की जाए तो ये 13% के पार पहुंच गई है। जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 2523 पर पहुंच गई है, जबकि ये फरवरी में 280 एक्टिव मरीज थे, लेकिन अब लगातार के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर इंदौर की बात की जाए तो लगातार लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या लगा भी रहे हैं तो वो नाक के नीचे मास्क किए रहते हैं और यही वजह है कि कोरोना का संक्रमण यहाँ पे बढ़ रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी है। बेड के लिए अब प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और उस हेल्पलाइन नंबर पे आप 1075 पर आप लगाएंगे तो आपको बेड की उपलब्धता की जानकारी ये सारी तस्वीरें, इतने सारे सहयोगी हमने इसलिए जोड़े ताकि आप ये समझ पाएं कि कोरोना का खतरा अभी बरकरार है और इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए गुजरात सरकार ने होली खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद होली के सामानों से जुड़ा कारोबार करने वाले व्यापारियों की मुसीबत बढ़ गई है। 30-40% का मतलब समझो सेल है अभी, काफ़ी बड़ा मतलब फ़र्क पड़ गया है इस बार। लोग भी डरे हुए हैं। लोग भी डरे हुए हैं। लोग कोई भी मतलब लेने के लिए मतलब मना ही कर रहे हैं। वो कोरोना के हिसाब से सब बंद रहा है, अभी धंधे पे उसकी असर पड़ेगी। छोटे वो व्यापारी क्या करेंगे? अभी माल ले लिया है तो अभी बेचने का कहाँ से? वहीं गुजरात के अहमदाबाद में एक ओल्ड एज होम में कोरोना के 55 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि पिछले 1 साल से इन लोगों से मिलने कोई नहीं आया था। बाद में देखा कि बहुत सीरियस हो, बाद में हमने भी सोचा कि ये सब लॉकडाउन हो रहा है तो हमने भी हमारा संस्था का सब लॉकडाउन कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और किसी को बाहर जाने का नहीं और किसी को अंदर आने का नहीं, ऐसा हमने नक्की किया। बाद में 5-6 महीना 4-5 महीना तो बहुत अच्छा गया, किसी को कुछ नहीं लगा। मगर लॉकडाउन में प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक तो हमारा जो रेगुलर डोनर्स है वो आने का बंद हो गया, वो मेन हमारा प्रॉब्लम हुआ। उधर श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन आज से सैलानियों के लिए खोल दिया गया। इस गार्डन में 60 से अधिक किस्मों के 15 लाख ट्यूलिप के फूल हैं, जिन्हें खूबसूरत कतारों में लगाया गया है। गार्डन में दूर दूर तक फैले रंग बिरंगे ट्यूलिप की खूबसूरती देखते ही बनती है। श्रीनगर का ये ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप गार्डन को कोरोना के खतरे की वजह से पिछले साल बंद कर दिया गया था। करीब साल भर बाद इसे एक बार फिर सैलानियों के लिए खोला गया है। इस ट्यूलिप गार्डन की शुरुआत 2008 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने की थी। श्रीनगर में आज एशिया के सबसे बड़े टुलिप गार्डन को खोल दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टुलिप लगे हुए हैं। करीब 15 लाख टुलिप इस बार लगाए गए हैं। जैसा कि आपने कल भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था और लोगों से कहा था कि वो यहाँ पे आएँ और टूरिस्ट हर तरफ से आप देख रहे हैं सुबह से यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं। हालांकि अब ब्लूम ज़्यादा होगा जितना धूप होगी, क्योंकि लगातार पिछले 5 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी था। हम टूरिस्ट से बात करेंगे कैसा वो फील कर रहे हैं। हमें आप बताइए, यहाँ पे आप आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम जन्नत में आ गए हैं। हम 10 दिन हो गया, आज में 10वां दिन है। जी। आज हमारी फ्लाइट है, हम उसको कैंसिल करके यहाँ आए हैं। अच्छा, यानी कि आज आपने फ्लाइट को कैंसिल किया और आप टुलिप गार्डन देखने के लिए? जरूर जी, बहुत अच्छा लगा। हमें पता लगा 25 को खुल रहा है तो हम लोग दौड़े आए हैं सुबह से। कहाँ से आए आप? उड़ीसा से आए हैं। आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं और कुछ लोगों ने तो आज जाना ही कैंसिल कर दिया ताकि वो टुलिप गार्डन देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हालांकि अभी ब्लूम ज़रूर कम है, लेकिन 15 लाख टुलिप लगाए गए हैं और अलग अलग इलाकों से, अलग अलग देश के राज्यों से यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं और इस वक्त ये कहा जा सकता है कि हर तरफ से श्रीनगर में टूरिस्ट देखे जा रहे हैं। कैमरामैन शफी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर।